वर्ष 2025 के आखिरी महीने के चंद दिन बचे हैं। ऐसे में साहित्य तक पर बुक कैफे में आप उन टॉप 10 पुस्तकों के बारे में जानेंगे जिन पुस्तकों ने वर्ष 2025 को समृद्ध किया। हम उन साहित्यकारों के बारे में बताएंगे, उनकी कृतियों के बारे में बताएंगे, उन कृतियों में क्या है इसे आपने बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में अवश्य सुना होगा। फिर भी चूँकि यह हमारा सालाना कर्म है और इस कार्यक्रम को आप जैसे श्रोताओं, हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य के पाठकों, प्रकाशकों, समीक्षकों और लेखकों, रचनाकारों का बहुत भारी संख्या में प्यार मिलता रहा है, इसलिए भी यह एक वार्षिक उस तरह का क्रम है जिसके साथ मैं हर वर्ष के आखिरी पखवाड़े में आपसे मिलता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह साहित्य तक के टॉप 10 कार्यक्रमों की पहली कड़ी है, पहली श्रृंखला है। आज से यह श्रृंखला शुरू हो रही है और 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। आज शुरुआत कर रहे हैं कथेतर श्रेणी की पुस्तकों से। आज इस सूची में वे 10 पुस्तकें शामिल हैं जिन्होंने साहित्य तक के चार्ट में, साहित्य तक की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है 10 चुनिंदा पुस्तकों में। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि यह कोई रैंकिंग नहीं है, यह कोई श्रेणी या क्रम नहीं है, बल्कि सभी की सभी 10 पुस्तकें पढ़ने योग्य हैं। सभी की सभी 10 पुस्तकों ने भारतीय लेखन जगत और भारतीय साहित्य जगत को समृद्ध किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि साहित्य तक टॉप 10 की 10 कथेतर श्रेणी की पुस्तकों में किन पुस्तकों ने अपना स्थान बनाया। जंगल जमीन, भारत का आदिवासी समाज। हरिराम मीणा इसके रचनाकार हैं। हम जिन्हें आदिवासी समझते हैं वे ही भारत के मूल निवासी हैं और इसका संदर्भ रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य प्राचीन अभिलेखों में मिलता है। यह पुस्तक उस शहरी मानसिकता पर चोट करती है जो आदिवासी समाज को अपेक्षाकृत पिछड़ा मानता है। लेखक ने देश भर के आदिवासी समाजों का गहन अध्ययन कर यह बात इस पुस्तक में स्थापित की है कि जिन्हें हम पिछड़ा, असभ्य या जंगली समझते हैं तथाकथित शहरी समाज, दरअसल वे जीवन की सहजता, सरलता, सामूहिकता की भावना, निस्वार्थता, भाईचारे और अन्याय के प्रतिकार के साथ साथ पृथ्वी की पारिस्थितिकीय संतुलन के न केवल रक्षक हैं बल्कि वे बहुत सारे मामलों में, यहाँ तक कि स्त्री की स्वतंत्रता और समानता के मामलों में, प्राकृतिक संपदा के संरक्षक के मामले में कथित पढ़े लिखे समाज से बेहतर है। यह पुस्तक आदिवासियों के जीवन पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी परंपरा पर, उनके विचार पर, उनके रहन सहन, उनके पहनावे, इन सब के अध्ययन के साथ साथ भारत की गौरवशाली आदिवासी अतीत को भी उल्लिखित करती है और इसीलिए विशेष है। इस पुस्तक को राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया था। हरिराम मीणा और प्रकाशक राजपाल एंड सन्स को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली जो पुस्तक है उसका नाम है ब्रीथ, वेक अप टू लाइफ। इसके रचनाकार हैं प्रेम रावत। प्रेम रावत जो वैश्विक शांति के प्रचारक हैं, वैश्विक शांति दूत हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लेखक रहे हैं। उन्होंने मनुष्य के जीवन में सहज उपलब्ध होने वाली और सर्वाधिक अनदेखी सांस को व्याख्यायित किया है। उनका कहना है कि ये जो सांस हम जिसे लेते हैं यह जीवन की शुरुआत का लक्षण तो है ही, अंत का भी एक सबसे बड़ा कारक है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो हर मनुष्यों में समान है। मनुष्यों का रंग, रूप,
कद, काठी, शारीरिक बनावट, यहाँ तक कि खून भी अलग अलग एक रंग का होने के बावजूद अलग अलग होता है। लेकिन हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो सांसें लेते हैं, वह सभी मनुष्यों के लिए सहज उपलब्ध है। इसके बावजूद हमारे जीवन का यह मनुष्य की विडंबना देखिए कि सांसें जो है वह मनुष्य के जीवन का सबसे उपेक्षित पहलू है। जिसे हम सहज मानते हैं वही हमारी वास्तविकता का आधार है। प्रेम रावत अपनी पुस्तक में कहते हैं कि हमें सांसों के महत्व को समझना चाहिए, और अगर हम धरती की इस साझा मानवीय अनुभव को महसूस करने लगें तो हम अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। इस पुस्तक का प्रवाहमय गद्य, बारीक रेखाचित्र इसे एक महत्वपूर्ण और सुंदर मार्गदर्शिका के रूप में स्थापित करता है। लेखक का दावा है कि अपने जीवन में शांति लाने के लिए सांसों की सरलता, उनकी गहन शक्ति का अनुभव करना बहुत जरूरी है, और यह हमारे आंतरिक और बाह्य शांति की ओर उन्मुख करता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेन मैकमिलन। रावत जी और प्रकाशक पेन मैकमिलन को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक का नाम है पितृसत्ता, यौनिकता और समलैंगिकता। सुजाता इसकी रचनाकार हैं। लेखिका का कहना है इस पुस्तक में कि आधुनिक समाज में स्त्री या तो देवी है या तो भोग की वस्तु। समता और समानता का दंभ भरने वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र, यानी जितने भी दुनिया के लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनकी जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सत्ता है वह भी स्त्रियों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है। उनका कहना है कि स्त्री चिंतन का ये जो आयाम है, दरअसल उसी के चलते स्त्रियां हीन से हीनतर होती चली गई। वे बताती हैं कि एकल विवाह से पूर्व स्त्री का अपनी कोख पर अधिकार था। चूंकि अपनी कोख पर उसका अधिकार था, वह यह चुन सकती थी कि मेरी कोख में किसका बच्चा पले, इसलिए वह स्वतंत्र थी। जब परिवार नामक संस्था हुई, पुरुष ने स्त्री को संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की और उसके यौवन पर अधिकार करना चाहा। वहीं से स्त्रियों की पराधीनता की शुरुआत हुई। वे कहती हैं कि समलैंगिकता और यौनिकता भी पितृसत्ता का एक हथियार यहीं से बने, क्योंकि धर्म और राज्य व्यवस्था ने पुरुष की इस प्रवृत्ति का, इस सोच का साथ दिया और स्त्रियों को परंपरागत रूप से दया, ममता, त्याग की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ तक कि स्त्री की यौनिकता को भी धर्म ने परिभाषित किया और उसकी यौन इच्छा को पाप माना जाने लगा। यह पुस्तक स्त्री विमर्श को नए और परिपूर्ण संदर्भों में देखती है। सुजाता को और इस पुस्तक के प्रकाशक सेतु प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है हिंदुत्व का मधु। रचनाकार हैं हृदय नारायण दीक्षित। इस पुस्तक में दीक्षित का कहना है कि हिंदुत्व जो है वह भारत की प्रकृति और संस्कृति दोनों है। यह भारत के लोगों की जीवन शैली है और ऐसी जीवन शैली है जिसमें सभी धर्मों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी जातियों के प्रति, सभी समूहों के प्रति, सभी राष्ट्रों के प्रति, यहाँ तक कि प्रकृति के हर कण के प्रति आदर का भाव है। लेकिन आजकल जो राजनीतिक आख्यान हैं, उन्होंने हिंदुत्व के चेहरे को परिवर्तित कर दिया है। अब हिंदुत्व जो है कहीं उग्र, कहीं सॉफ्ट, कहीं सांप्रदायिक, कहीं उग्र, इस तरह के खाने में बट गया है। लेकिन इसकी वजह बताते हैं कि इसकी वजह अंग्रेजी में हिंदुत्व का जो अनुवाद है वह हिंदुइज्म कहलाता है, जबकि
इज्म का अर्थ होता है विचार। विचार में वाद होता है और जहाँ वाद होगा वहाँ प्रतिवाद की भी गुंजाइश है। जैसे पूंजीवाद कैपिटलिज्म है, समाजवाद सोशलिज्म है, वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिज्म है, उसी तरह से हिंदुइज्म का अर्थ होता है हिंदूवाद, जबकि हिंदुत्व हिंदूवाद से अलग है। हिंदू होना दरअसल हिंदुत्व है। और हिंदू होना क्या है? हिंदू होना यह है जो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की, इस धरती की, आकाश, अंतरिक्ष, हवा और जल, इनका भी सम्मान करता हो। जो परंपरा, जो सभ्यता निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता और जीवन देखती है, वह किसी के प्रति आक्रामक नहीं हो सकती। हिंदुत्व का मधु से हृदय नारायण दीक्षित जी यही संदेश देते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। वाणी प्रकाशन और हृदय नारायण दीक्षित को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है संपूर्ण समाधान। राजेंद्र गोयनका इसके रचनाकार हैं। राजेंद्र गोयनका का कहना है कि दरअसल किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह जरूरी है कि उसकी सभी इकाइयों के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था हो और समान विकास के अवसर। इस पुस्तक में उनका मानना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, मजदूरों के पास अपनी क्रय शक्ति होनी चाहिए जिसका महंगाई से संबंध हो, यानी उनकी खरीद क्षमता में सब कुछ शामिल हो। उद्यमी और व्यापारियों को ऐसा वातावरण चाहिए जिससे वे अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए स्वतंत्र हों। छात्रों को रोजगार परक प्रणाली से शिक्षा चाहिए। नागरिकों को सस्ता और सुलभ न्याय चाहिए। सस्ती और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। सरल कर नीति या कर नीति मुक्त प्रणाली चाहिए। भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्त देश चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि नागरिकों की आय में वृद्धि के साथ साथ उनके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और गरीबी समाप्त नहीं की जा पा रही है। उनका कहना है कि ये संपूर्ण समाधान के तहत सुझाए गए बिंदुओं का अगर पर अमल किया जाए तो यह देश की न केवल सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है बल्कि भारत को 15 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। यह पुस्तक न केवल शोधार्थियों के लिए, समाजशास्त्रियों के लिए, राजनीति के शोधार्थियों के लिए, बल्कि नीति निर्माताओं के लिए भी एक मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में स्थापित होती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। राजेंद्र गोयनका और प्रभात प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक टॉप 10 की कथेतर श्रृंखला की अगली पुस्तक है सूरज, साकुरा और सफर। कल्पना मिश्र इसकी रचनाकार हैं। यह पुस्तक लेखिका की जापान यात्रा का वृतांत ही नहीं बल्कि वह आत्म अन्वेषण है, स्मृतियों और वैश्विक अनुभवों का वह संकलन है जो अपने पाठकों को समृद्ध करता है। लेखिका ने जापान यात्रा को माध्यम बनाते हुए जापान की संस्कृति, प्रकृति, विशेषकर साकुरा के फूलों से जुड़ी हुई परंपरा और उनसे मानवीय संबंधों का बेहद संवेदनशील साहित्यिक ढंग से प्रस्तुतिकरण इस पुस्तक में किया है। यह पुस्तक एक पर्यटक की यात्रा नहीं बल्कि एक घुमक्कड़ साहित्यकार द्वारा रचित ऐसा साहित्यिक यात्रा आख्यान है जो माउंट फूजी और हिमालय के बीच के सांस्कृतिक सेतु को भी स्थापित करता है। पुस्तक की विशेषता यह है कि यह जापान को बाहरी दुनिया के पर्यटक के नजरिए से नहीं बल्कि उसकी भीतर की यात्रा को, उसके भीतर की सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक यात्रा को भी उजागर करता है। लेखिका को विभिन्न जापानी भावनाओं, विचारों और संस्कृतियों के साथ भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारतीय इतिहास से जोड़ने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक के प्रकाशक
वाणी प्रकाशन है। वाणी प्रकाशन और अल्पना मिश्र को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक टॉप 10 कथेतर श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है चुप्पियां और दरारें, स्त्री आत्मकथा, पाठ और सैद्धांतिकी। गरिमा श्रीवास्तव इसकी रचनाकार है। यह पुस्तक भारत की अनेक भाषाओं में लिखी गई स्त्री आत्मकथाओं की न केवल शिनाख्त करती है बल्कि उन आत्मकथाओं में विन्यस्त वैचारिकी का भी गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। पुस्तक में न केवल हिंदी बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं में जाति, लिंग, धर्म की बंदिशों से घिरे अवर्ण समाज और स्त्रियों की आत्माभिव्यक्ति पर आधारित आत्मकथाओं को वरीयता दी गई है। लेखिका ने इस तथ्य को पहचाना है कि चाहे पढ़ा लिखा समाज हो, आधुनिक समाज हो, सवर्ण या अवर्ण समाज हो, स्त्री की जो आप बीती है वह पुरुष से परे है। पुरुष समाज उसके अंतर मन को, उसकी आत्मगाथा का सहचर उस रूप में नहीं हो पाता जिस रूप में उसे होना चाहिए। यह पुस्तक हिंदी के साथ साथ जो बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुसामुदायिक महादेश जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण, बांग्ला, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं और वर्गों में शामिल जो आत्मकथाएं हैं उनके साथ साथ जो श्वेत अश्वेत आत्मकथाएं हैं, श्वेत नहीं अश्वेत, श्वेत देशों में रहने वाली अश्वेत रचनाकारों की जो कथाएं हैं उन कथाओं के साथ, उन आत्मकथाओं के साथ भी न्याय करता है और उनके बारे में भी बताता है। हिंदी में अपनी तरह का ये अनूठा और इकलौता काम है जिसके लिए प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव और उनके प्रकाशक राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक में ने टॉप 10 में जगह बनाई है, इसके लिए भी पुस्तक की लेखिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस श्रृंखला की यानी साहित्य तक टॉप 10 कथेतर श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है भक्ति अगाध अनंत। माधव हाड़ा इसके रचनाकार हैं। लेखक का कहना है कि भारत में भक्ति की चेतना जो है वह प्रागवैदिक काल से निरंतर प्रवाहमान है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जरूरतों के तहत विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां पैदा होती रही हैं और सदियों से इनके बीच एक अंतर संबंध, एक अंतर क्रिया और इसके साथ साथ इनका रूपांतरण होता रहा है। यह कोई सीमित अवधि का आंदोलन नहीं है जैसा कि माना जाता रहा है। कभी कहा जाता है भक्ति आंदोलन, कभी संत आंदोलन, ऐसा नहीं है। न ही ये केवल परलोक चेतना के लिए व्यग्र आत्माओं का या व्यक्तियों का कोई आंदोलन है, बल्कि यह साहित्य जो है जिसको हम संत साहित्य कह सकते हैं, भक्ति चेतना का साहित्य कह सकते हैं, वह संतों भक्तों की वह साहित्यिक अभिव्यक्ति है जो हमें मनुष्य के रूप में समृद्ध बनाती है, साथ ही साथ प्रकृति की सत्ता के प्रति भी आदर का भाव भरती है। यही कारण है कि जन साधारण से प्रकृति को जोड़ने का और परम सत्ता को जोड़ने का जो यह भाव है उसी ने भक्ति चेतना को समृद्ध किया और भारत के भाषाई वैविध्य और औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसी पूर्वग्रहों से अलग इतर जाकर एक ऐसी डोर में बांधा जो डोर उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक दिखाई देती है। लेखक ने बाकायदा इस बात को स्थापित किया है कि कबीर, सूर, तुलसी तक ही हमें भक्ति आंदोलन को नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसकी व्याप्ति जो है दक्षिण में भी रही है, महाराष्ट्र में भी रही है, बंगाल, उड़ीसा और असम में भी रही है, गुजरात में भी रही है। और इस पुस्तक में पहली बार भक्ति अगाध अनंत में उन संतों को भी रखने की कोशिश की गई है जिनमें पहली बार 6ठी शताब्दी से लेकर 19वीं 20वीं शताब्दी तक के संत भक्तों की रचनाएं और उन पर टिप्पणियां शामिल हैं, जो इस पुस्तक को खास बनाता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजपाल एंड सन्स
इस पुस्तक के संपादक भक्ति हाड़ा और प्रकाशक राजपाल एंड सन्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्य तक टॉप 10 कथेतर श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है एक था जांस्कर। अजय सोडानी इसके रचनाकार हैं। सोडानी अपनी घुमक्कड़ी, जिज्ञासु प्रवृत्ति और प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। वे सिर्फ यात्राएं नहीं करते बल्कि उनकी यात्राएं पक्षधर यात्राएं हैं, अर्थात ऐसी यात्राएं जिनमें प्रकृति की पवित्रता का न केवल आग्रह होता है बल्कि वे खुद उन पर अमल करते हैं। एक तरह से लेखक प्रकृति की संरक्षा का पैरोकार है और वह जांस्कर की कथा के माध्यम से समूचे हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षा की पैरवी करता है। जांस्कर जो लगभग 2900 हेक्टेयर में जहां खेती होती है, जिसकी कुल जनसंख्या 13,773 है, लद्दाख के ऐसे हिस्से में स्थित है जहां न तो हमलावरों की नजर पड़ी और न ही विकास की कोई मार उस क्षेत्र में पड़ी, लेकिन वहाँ की कथाएं जो है दुनिया भर के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। सोडानी ने 2013 में यात्रा शुरू की और यह कहा कि लगता है जैसे हिमालय की इस बर्फीली दुनिया से नवपाषाण युग अभी अभी गुजरा है। इस पुस्तक का रोमांच, इतिहास, संस्कृति, कथाएं और उपकथाएं, इन क्षेत्रों की जो इस पुस्तक में शामिल हैं, शब्द चित्रों, दृश्यों, जोखिमों और थकानों के साथ साथ आश्चर्यों और तथ्यों के वर्णन के चलते इतनी समृद्ध हैं कि यह पुस्तक एक दस्तावेज सरीखी लगती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। लेखक घुमक्कड़ अजय सोडानी और राजकमल प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब बारी है साहित्य तक टॉप 10 कथेतर श्रृंखला में शामिल उस पुस्तक की जिससे हमारा टॉप 10 पूर्ण होता है। यह पुस्तक है मेरी ढाका डायरी। लेखिका है मधु काकरिया। यह भी अपनी तरह का एक अनूठा यात्रा वृतांत है जो बांग्लादेश पर आधारित है। लेखिका का कहना है कि बांग्लादेश के साथ भारतीयों की हमेशा से एक साझेदारी रही है और यह इतनी गहन और गहरी साझेदारी है जो वक्त की करवटों के साथ भले ही राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से बदल रही हो, लेकिन जनता के स्तर पर सरहदों के बावजूद जो आम लोग हैं, अवाम है, उनके दिल में बहुत कुछ ऐसा है जो एक साथ धड़कता है। लेखिका ने अपने ढाका प्रवास में इस देश के अंतर्मन की थाह ली है, जिसमें वहाँ की गलियाँ हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का इतिहास है और वहाँ का समृद्ध साहित्य तो है ही, आम जन भी। वे उन कारणों और परिस्थितियों की भी शिनाख्त करती हैं जो सोनार बांग्ला की श्यामल भूमि के सहज हास को बाधित करने लगा है। वे पाती हैं कि गरीबी की गहरी जड़ें, बहुसंख्यक आबादी का सांप्रदायिक होना, अल्पसंख्यकों का असुरक्षा बोध भी सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते वहाँ कट्टरपंथीता पनप रही है और भारत के साथ वैमनस्य का भाव पैदा हो रहा है। वे अपनी इस पुस्तक के सिलसिले में बांग्लादेश के अभिजात्य वर्ग से लेकर गरीब गुरबाओं के दैनिक जद्दोजहद को भी दर्ज करती हैं, जो इस पुस्तक को खास बनाती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। प्रकाशक और रचनाकार मधु काकरिया को बहुत बहुत बधाई। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 वर्ष 2025 की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। सभी रचनाकारों, लेखकों, अनुवादकों, प्रकाशकों को हार्दिक बधाई। साहित्य और पुस्तक संस्कृति के विकास की यह यात्रा आने वाले वर्षों में भी चलती रहे। हमारा और आपका संग साथ बना रहे। 2026
शुभ हो। इसी कामना के साथ कल फिर मिलता हूँ साहित्य तक टॉप 10 की अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।